नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा पृथ्वी है? सर्वप्रथम किसने कहा पृथ्वी है? ठीक, तो वो कौन बोले थे? तो वो बोले थे पाइथागोरस। पाइथागोरस बोले थे कि पृथ्वी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? पृथ्वी का जलीय भाग कितना है और स्थलीय भाग कितना है? तो जलीय भाग जो है वो 71% है और स्थलीय भाग जो है वो 29% है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? अपसौर। ठीक, तो अपसौर की स्थिति कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। ठीक, और अगला है कि किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। ठीक, जब सूर्य पृथ्वी से दूर जाता है तब अपसौर होता है, जब सूर्य पृथ्वी के पास आता है तब उपसौर होता है। ठीक, तो 4 जुलाई को सबसे दूर होता है तो अपसौर होता है, और 3 जनवरी को जब पास होता है तो उपसौर होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और इसका ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो होता है वो किस गति के कारण होता है? तो सही ऑप्शन है वार्षिक गति के कारण होता है। ठीक, वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी जो है अपने धुरी का चक्कर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 44 सेकंड में पूरा करती है। ठीक, कितना रफ्तार में? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, अगला है कि पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो किस गति से होता है? घूर्णन गति। ठीक, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण। परिक्रमण 2 होता है, एक परिक्रमण होता है और एक परिभ्रमण होता है। एक परिभ्रमण होता है। ठीक, तो परिक्रमण से जो है कि वो वर्ष बनते हैं और परिभ्रमण से जो है वो जो है दिन होता है। ठीक, चलिए अगला है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। यही 6 घंटे जो है जाके जुड़ता है 4 साल में, तो वही 29 की फरवरी होती है। ठीक, वैसे फरवरी 28 की होती है, फिर ये जब जुड़ जाता है 4 साल बाद तो 1 साल दिन 1 दिन बढ़ जाता है, तब जाके जो है वो 29 का इसी में काउंट कर लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा जब पूरा करता है तो उसमें जो वक्त लगता है, जो समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे सौर वर्ष बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो कितना समय बढ़ता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 6 घंटे बढ़ता है, जो अभी बताया जाके फरवरी में काउंट होता है। अगला है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है?
तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के समान है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की भगिनी, ठीक, भगिनी या बहन, ठीक, कहा जाता है। चलिए अगला है कि पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। तो नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, तो पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक। अगला है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन, चंद्रमा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। चंद्रमा की सतह का और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या, सेलेनोलॉजी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं, तो उसे शांत सागर कहते हैं, ठीक, शांत सागर। अगला है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है टीएसपीएससी में, ठीक। जीवाश्म ग्रह कौन सा है, तो ये है चंद्रमा। अगला है चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है। तो चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है, तो ये सूर्य के रोशनी से चंद्रमा चमकता है, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, ये उपग्रह है, और उपग्रहों के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, ठीक, अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए ये लोग जो है सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है। जो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है उसका क्या है कारण, तो अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात, ठीक। क्या होता है, अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का, मतलब सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात, और इनका अनुपात कितना होता है, तो 11:5 होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है। तो टाइटेनियम की सबसे अधिक मात्रा है। कौन सी धातु की, टाइटेनियम धातु की, ठीक। अगला है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो 59% भाग दिखाई देता है। कितना, 59%, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है, तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। 27 दिन 8 घंटे में, ठीक। चंद्रमा धरती की परिक्रमा का घूर्णन करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो लिबनिट्ज पर्वत जो है वो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन पहुंचे थे, ठीक। सर आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको सब लोग नहीं जानते हैं, ठीक। इसको बहुत बार पूछ चुका है प्रश्न में, तो हो सकता है कि इनको न रख के अगर इसको प्रश्न में रख दे
तब ये सही माने जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लोग गए थे। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई है? तो 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को ये लोग सफलता पाए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 यान से ये लोग गए थे। कौन से? अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से लोग गए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, वही होता है प्रकाश चक्र। अगला है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व। जो पृथ्वी अपना परिभ्रमण करती है, ठीक, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। ठीक, इधर से जो है इस तरह से जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दीर्घवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ति कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एपिसाइड रेखा क्या है? तो उपसौरिक और अपसौरिक, मतलब उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। ठीक, उसी को एपिसाइड रेखा कहते हैं। जो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एपिसाइड रेखा कहते हैं। ठीक, अब उपसौरिक क्या, अभी इसके बारे में मैं पीछे चर्चा कर लिया हूँ। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, ये अपसौरिक क्या है? तो जो जुलाई महीने में पृथ्वी सूर्य के कुछ दूर चली जाती है, उसे अपसौरिक कहते हैं। इसके बारे में भी पीछे बता दिया हूँ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अक्षांश क्या है? तो अक्षांश जो है वो है कि यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो ये अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश स्थिति में माना जाता है। ठीक, अब विषुवत रेखा को इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर और भूमध्य रेखा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। जो ग्लोब है ये यह ग्लोब पर जो है उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है, तो उसे देशांतर कहते हैं। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं पर आधारित है? तो वो किस पे है? तो वो है देशांतर रेखा पे। ठीक, देशांतर रेखा से किसी भी देश का समय ज्ञात किया जाता है। ठीक, किसी भी स्थान का किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे गोरे कहते हैं। ठीक, और दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। ठीक, ये भी याद होना चाहिए, पूछा हुआ प्रश्न है, उसे बोलते हैं ग्रिड। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक, और जब चंद्र ग्रहण पूछे तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक, तब वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये अमावस्या के दिन होता है। ठीक, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है
और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है। अभी इसके बारे में बता दिया हूँ, ठीक, कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं और ये पूर्णिमा के दिन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह की होती है, ठीक। 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो है ये उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, ठीक। और दक्षिणी ध्रुव में जो है 6 महीने की रात होती है। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक। ये कितने रेखा को? 180 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। कितना? 23.5 डिग्री, ठीक। इसे इस तरह से भी लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा आज का पूरा प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।